हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था इंटीजर्स के, दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो थी आपकी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है। दोनों हम प्रॉपर्टीज हम पहली वाली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी है, उसके बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा यू हैव टू शो दैट कि वॉट एवर द नंबर इज दैट, यानी कोई भी नंबर आपने लिया अगर उसका स्क्वायर लेंगे तो आइदर वो क्या होगा 3m के टर्म्स में होगा या 3m+1 के टर्म्स में होगा। नाउ इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। नाउ इस क्वेश्चन के लिए मैंने एज्यूम किया एज पर द क्वेश्चंस वो अगर जो भी नंबर है वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, वो 3 से डिविजिबल होगा, यानी ये आपका जो भी नंबर होगा वो कैसा होगा 3 से डिविजिबल होगा, यानी जो डिवाइजर होगा वो कितना नंबर होगा 3 होगा। यानी मैं एज्यूम करता हूं लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर मैंने कंसिडर किया हुआ है, वो हमने n लिया है, स्मॉल n, और मैंने डिवाइजर इसी के लिए कंसिडर किया हुआ है, दैट इज 3। ना अगर कुछ इस पे डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएंगे, मैंने एज अ क्वेश्चन जो डिनोट कर दिया है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से वो मैंने क्यू ले लिया है। एंड आफ्टर डिवाइडिंग देयर विल बी सम रिमाइंडर विल बी देयर, तो मैंने रिमाइंडर्स को भी मैंने यहाँ पे आर से एज्यूम कर लिया है। नाउ एज पर द यूक्लिड डिवीजन लेमा, ना यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं लिख सकता हूं दैट इज n इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ q प्लस r। मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं। n क्या था, मैंने नंबर एज्यूम किया था, 3 मेरा डिवाइजर है, q कोशेंट है, r रिमाइंडर है। अगर इस केस है, ये केस है, तो आपको पता होना चाहिए जो q की r की वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और लेस देन डिवाइजर होता है, और डिवाइजर यहाँ पे क्या है 3 है ना। अगर ये केस है आपके लिए तो r की वैल्यू आप मैक्सिमम क्या कंसीडर कर सकते हैं, वो क्या है 3 और मिनिमम 0। तो अगर देखें यहाँ पे तो आपकी r की वैल्यू क्या क्या आप ले सकते हैं, r की वैल्यू आप 0 ले सकते हैं, r की वैल्यू 1 ले सकते हैं, और r की वैल्यू 2 ले सकते हैं, और r की वैल्यू 3 नहीं, इसमें 3 नहीं ले सकते हैं बिकॉज मैंने यहाँ शो किया है r की वैल्यू लेस देन 3, तो r की वैल्यू 3 नहीं ले सकते हैं बिकॉज उसकी छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, और छोटी वैल्यू कौन सी है 0, 1, 2, सिर्फ इतना ही केस है ना। अगर ये केस पॉसिबल होता है तो सबसे पहले हम केस 1 कंसिडर करते हैं। इससे पहले क्या कह रहा है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे इस नंबर को, तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग इस तरह से आप करेंगे, क्लियर ना। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद क्या नंबर आएगा आपका 9q² प्लस r² एंड देन कम्स टू दी 6qr, क्लियर ना। ये n² के लिए अब इसे चेक करना है, अगर ये 3 से डिवाइजिबल होता है तो 3m के रिस्पेक्ट में आएगा या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। सबसे पहले केस 1 कंसिडर करते हैं। केस 1 में अगर मैं लेता हूं 1, r इज इक्वल टू 0, अगर r इज इक्वल टू 0 है तो इसमें r की वैल्यू 0 पुट करिए, r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9q², क्या मिलेगा आपको 9q², यहाँ पे 0 रखेंगे और ये 0 दोनों वैल्यू आपको टर्म 0 दे देगा, तो क्या आएगा 9q² आ जाएगा। अगर देखें इसको तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 3q²। अगर एज्यूम कर लूँ m इज इक्वल टू 3q², अगर मैं एज्यूम कर लूँ तो आपका जो नंबर है स्क्वायर n² की वैल्यू किस फॉर्म में आ गया 3m के टर्म्स में आ गया। यानी एज पर क्वेश्चन में शो करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर उसका स्क्वायर अगर लें तो वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए। मैंने पहले केस के हिसाब से जो भी स्क्वायर लिया मैंने उस इंटीजर्स का वो 3m के टर्म्स में है। नाउ केस 2 कंसिडर करते हैं। केस 2 में मैं r की वैल्यू क्या लूंगा 1 लूंगा, ठीक है, when r इज इक्वल टू 1। जब हम r इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे और ये r की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा n² देन 9q²। देखिए r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पे 6qr है तो मैं लिख सकता हूं 6q, क्लियर।
ना अगर ध्यान से देखें तो 9, अगर ध्यान से देखें तो 9q² प्लस 6q प्लस 1 मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना। इन दोनों को मैं कंसिडर कर रहा हूं, दो टर्म को, तो अगर दो टर्म को अगर कंसिडर करें तो मैं यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं। 3 कॉमन लूंगा तो 3 बाहर आएगा, यहां पे क्या आएगा 3q² प्लस 2q आएगा, देन प्लस 1 ना। आपको दिख रहा है अगर इस टर्म की जगह अगर मैं अगर m इज इक्वल टू अगर लेता हूं 3q² प्लस 2q अगर मैं ले लूं तो आपको क्या दिखेगा कि n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज 3m प्लस 1 ना। ये भी आपके लिए शो कर दिया मैंने कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर करने के बाद वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 3m के फॉर्म में होगा। तो पहला वाला केस के हिसाब से 3m के टर्म्स में है, दूसरा वाला केस के हिसाब से 3m प्लस 1 के पॉसिबल है केस ना। उसके बाद केस 3 देखते हैं। केस 3 के लिए कंसिडर करना पड़ेगा हमें r की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। व्हेन r इज इक्वल टू 2, अगर r की वैल्यू 2 लेते हैं और ये वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में इसमें पुट करें तो n² इज इक्वल टू 9q² प्लस r² की जगह 4 आ जाएगा, देन कम्स टू 6qr, तो आपको क्या आ जाएगा 12q इस तरह से। इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज आप इस तरह से कर सकते हैं 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। मैंने यहाँ 4 को हल्का सा डिवाइड कर दिया है 3 प्लस 1 के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ 4 को मैंने ये 3 प्लस 1 के टर्म्स में तोड़ दिया है। अगर यहाँ पे आप ब्रेक करेंगे तो फर्दर आप इन टर्म को देखें तो 3 इसमें कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन लेंगे 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 के टर्म्स में आ गया। अगर आप एज्यूम कर लें इसको m तो क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 आ जाएगा, जो भी पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ मुझे शो करना था कि कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। हाँ पॉसिबल है, केस 1 के हिसाब से 3m है, केस 2 के हिसाब से 3m प्लस 1 आ रहा है, एंड केस 3 के हिसाब से 3m प्लस 1 पॉसिबल केसेस आ रहे हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना। यूक्लिड डिवीजन से एक और हम क्वेश्चंस करते हैं। नाउ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ यू हैव टू शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3। यानी ऐसा कोई नंबर है जो कि अगर वो n प्लस 1 और n प्लस 2 के फॉर्म में हो तो उनका सिर्फ एक ही केस जो है डिविजिबल बाई 3 पॉसिबल है। नाउ n क्या है, इज यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी n कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। अगर इसको लेने के लिए मैं एक अज्यूम कर लेता हूं, यहाँ पे कुछ अजम्पशंस ले लेता हूं, तो एज पर अजम्पशन साफ साफ दिख रहा है डिविजिबल बाय 3 है, यानी हमारा डिवाइजर जो होगा वो कैसा होगा 3 होगा। यानी हमने यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें डिवाइजर क्या लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा। कोई नंबर है, वो नंबर कैसा है n है, n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि लेट एज्यूम a नंबर इज इक्वल टू n, जो n पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर ना। उसके बाद हमें और क्या एज्यूम करना पड़ेगा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को भी एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एज्यूम कर ले रहा हूं q एज अ क्वोशिएंट मैं एज्यूम कर रहा हूं, एंड रिमाइंडर को मैं एज्यूम कर रहा हूं r से। ये मेरा एजम्पशंस है जो मैं यहां पे टर्म यूज कर रहा हूं। ऑब्वियसली है अगर ये मैंने एज्यूम कर लिया है तो इसके ऑन द बेस्ड ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस में क्या लिख सकता हूं, अपना फॉर्मूला लिख सकता हूं। फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज n इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ q प्लस r। मैं ये केस कंसिडर कर सकता हूं, बट आपको पता है यहाँ पे r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज 0 होना चाहिए, लेस देन डिवाइजर होना चाहिए। तो r की वैल्यू हम क्या लेंगे, r की वैल्यू आपकी 0 के बराबर या 0 से बड़ा या 3 से कम होना चाहिए। यानी r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3 है।
अगर ये केस है तो आपको पता होना चाहिए आर की वैल्यू आप क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं। आर की वैल्यू आप एक बार 0 ले सकते हैं, आर की वैल्यू एक बार 1 ले सकते हैं, आर की वैल्यू एक बार 2 ले सकते हैं। बस यही आप पॉसिबल केसेस हैं आपके लिए। नाउ इसके लिए मुझे एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, उस टेबल में बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने टेबल मैं यहां पे एक फॉर्म कर दे रहा हूं। क्लियर? मैंने यहां पे एक बार n कंसिडर करूंगा, एक बार n+1 कंसिडर करूंगा, एक बार n+2 कंसिडर करूंगा। नाउ इफ r इक्वल टू 0, अगर मैं r इक्वल टू 0 केस कंसिडर करता हूं, ठीक है, तो उस केस में n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू 3q आएगी। क्लियर? नाउ इफ r इक्वल टू 1 अगर मैं केस कंसिडर करूंगा तो यहां n की वैल्यू क्या आएगी, 3q+1 आएगी। इफ r इक्वल टू 2 में केस कंसिडर करूंगा तो n की वैल्यू क्या आएगी, 3q+2 आएगी। ना तीनों केसेस में यहां पे लिखूंगा केसेस। नाउ केस 1 व्हेन r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू क्या आएगी आपके लिए, दैट इज n इज इक्वल टू 3q है, n इज इक्वल टू 3q है। नाउ ऑब्वियसली अगर n की जगह n+1 अगर कंसिडर करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, दैट इज 3q+1 मिलेगा। नाउ इसी n की जगह n+2 अगर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3q+2 मिलेगा। नाउ ये केस तब आया है जब हमने r की वैल्यू 0 कंसिडर किया है। अगर r की वैल्यू 0 लेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 3n इक्वल टू की जगह 3q आ रहा है, n इक्वल टू n+1 की जगह 3q+1 आ रहा है। अगर n की जगह n+2 रखेंगे तो 3q+2 आएगा। तो अगर देखें इन तीनों केसेस में, यानी केस 1 में आपके 3 केस फिर बन के आ रहे हैं, उनमें से देखेंगे तो आपकी जो पॉजिटिव नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 किस केस में हो रहा है, आप देखेंगे इस वाले केस में डिविजिबल बाय 3 हो रहा है, या डिविजिबल बाय 3। क्लियर? नाउ केस 2 कंसिडर करते हैं। केस 2 में अगर आपको क्या लेना पड़ेगा, r की वैल्यू 1 के बराबर लेना पड़ेगा। r की वैल्यू जब 1 लेंगे तो आपका n की वैल्यू क्या आएगी, 3q+1। क्लियर? जब n की वैल्यू 3q+1 है तो उसी n की जगह अगर n+1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3q+2 मिलेगा। उसी n की जगह अगर n+2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो 3q+3 मिलेगा आपको। ना अगर देखें यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, q+1 इस तरह से निकाल सकते हैं। ना इसमें से देखिए केस सेकंड में भी आपको 3 केस फिर अलग से मिल रहे हैं, अलग 3 केस मिल रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, आपको दिखेगा ये 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से ये डिविजिबल है, यानी ये केस 3 से डिविजिबल है। नाउ अब केस लेते हैं 3 जब r की वैल्यू 2 है। तो केस 3 व्हेन r इक्वल टू 2, जब r की वैल्यू 2 लेंगे तो आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी, 3q+2। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3q+2 मिलेगी। जब n की जगह n+1 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3q+3 मिलेगा। ठीक है? जब n की जगह n+2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3q+4 मिलेगा। ना आपको पता है इन तीनों में से कौन सा डिविजिबल बाय 3 है ऐसा फैक्टर, तो आप यहां से निकालेंगे, देखेंगे ये आपका 3q+1 पॉसिबल है। तो इट मीन्स व्हाट, ये आपका नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। ना आप देखेंगे एज पर क्वेश्चंस मुझे क्या बताना था, यानी सिर्फ ओनली 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n+1 n+2 जो डिविजिबल बाय 3 है, यानी 3 केसेस में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। केस 1 में मैंने n+1 n+2 के लिए निकाला जो सिर्फ 3q डिविजिबल बाय 3 है। नाउ व्हेन वी हैव कंसीडर्ड r इक्वल टू 1, तब 3 केस आए। इन केस में सिर्फ लास्ट वाला केस यानी आपका डिविजिबल बाय 3 है। जब हमने r इक्वल टू 2 कंसीडर किया तो उस केस में जो आपका यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 जो केस आ रहा है वो 3q+1 पॉसिबल है। तो इस तरह से हमने शो करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। नाउ अब डिस्कस करेंगे जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो 2 इंटीजर्स की, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाउ इस केस में अगर डेफिनेशंस देखें ये क्या है, व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग एनी कंपोजिट नंबर इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ एनी टू और मोर
प्राइम फैक्टर्स, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, तो सपोज मैंने यहाँ पे 40 अगर 80 कंसिडर किया नंबर, तो 80 को क्या होंगे, ये जो जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो आप कहते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 8 × 10। फर्दर आप इसे कहते हैं ब्रेक कर सकते हैं, कैसे 2 to power 3 × 2 × 5 लिख सकते हैं ना। इसको और अच्छी तरह से लिख सकते हैं 2 to power 3 × 2 to power 4 × 5 लिख सकते हैं ना। ये क्या है, मैंने बताया था एज पर स्टेटमेंट द कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर, दिस इज योर कंपोजिट नंबर। नाउ दिस कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का ही है, तो देखिए 2 एज अ प्राइम फैक्टर है एंड 5 इज अ प्राइम फैक्टर्स हैं, ये दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका जो 1 से डिविजिबल होते हैं या खुद के वो नंबर से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर ये प्राइम फैक्टर्स हैं तो देखिए प्रोडक्ट क्या है, 2 to power 4 × 5 का प्रोडक्ट बन रहा है ना। ऑलवेज एक चीज और है, जब भी हम इनके प्रोडक्ट्स को लिखते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना चाहिए, यानी छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं। तो जब भी आप प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशंस करें, यानी कंपोजिट नंबर्स का जब भी आप फॉर्मेशंस करें प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में, तो याद रखिएगा ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में करें, यानी असेंडिंग ऑर्डर्स में चलेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे जैसा मैंने 80 लिखा था, 2 to power 4 × 5 लिख सकते हैं ना। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे 120 कंसीडर किया, क्लियर। अगर 120 है तो इनका हम फैक्टर निकाल सकते हैं, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, 12 × 10। 12 को फर्दर आप ब्रेक कर सकते हैं, वो क्या होगा 12² × 3 × 5 × 2। ये फैक्टर्स निकल गए। अब इनके क्या है, प्राइम फैक्टर्स को फर्दर आप अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 2 to power 3, यहाँ 2² है, यहाँ पे 2 है, 2 to power 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 × 5 है। तो इस तरह से हम 120 को, यानी 120 एक कंपोजिट नंबर है, उनके हम प्रोडक्ट को लिख सकते हैं ना। यही क्या फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक है, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है हम उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं ना। अगर ये लिखेंगे तो इनका यूज क्या है, एक बार देखते हैं इनका एप्लीकेशंस ना। देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ या थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक ना। इसमें देखेंगे व्हाट इट एप्लीकेशंस, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसका जो एप्लीकेशन एलसीएम फाइंड करने के लिए आता है या एचसीएफ फाइंड करने के लिए आता है, ये दो ही एप्लीकेशंस हैं इनके, क्लियर ना। यहाँ पे देखेंगे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्लियर। अब एलसीएम और एलसीएफ निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज करेंगे। यानी जब भी आपको कोई नंबर्स मिलेंगे, उस नंबर्स को सबसे पहले आप क्या क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। उन प्राइम फैक्टर्स को आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर्स में ना। असेंडिंग ऑर्डर्स में अगर आप कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना, अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा तो जितने कॉमन 2 नंबर्स या 3 नंबर्स के बीच में हैं, वो कॉमन एलिमेंट्स को या कॉमन फैक्टर्स को एक साथ कर लेंगे, तो कॉमन फैक्टर ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्लियर ना। एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टर्स को लिखेंगे। प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के बाद जो हाईएस्ट पावर होगा हर एक फैक्टर्स का, वो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा ना। हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला का यूज करेंगे, हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। तो ना इट इज वैलिड फॉर 2 नंबर्स के लिए वैलिड है ना। देखेंगे सपोज ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स हैं, तो अगर हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, देन दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको ए क्रॉस बी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इट इज वैलिड फॉर 2 नंबर्स, सिर्फ जब हम 2 नंबर्स के बीच में फाइंड करना हो ना। यहां से आप देखेंगे, अगर एलसीएम यहां पे देखेंगे तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर एचसीएफ फाइंड करना हो तो आप यहां से इसी को रिवर्स कर लेंगे, तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एलसीएम ऑफ ए एंड बी।
तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, दिस इज वैलिड फॉर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के लिए सिर्फ वैलिड है। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स के अगर HCF या LCM निकालना हो तो आप कभी भी इस तरह के फॉर्मूला यही यूज करेंगे। क्लियर ना? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो एक बार देखेंगे कि 3 नंबर्स के लिए कौन सा हम यूज करते हैं फॉर्मूला ना। सपोज समझे आपके पास अगर 3 नंबर्स हैं, आपके पास अगर 3 नंबर्स हैं, लो मैंने नंबर कंसिडर किया A, Y, A, B एंड C, ABC की जगह आप कुछ भी P, Q, R भी कंसिडर कर सकते हैं। सपोज आपके पास 3 नंबर है और आपको LCM फाइंड करना है, तो LCM ऑफ A, B, C इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, या प्रोडक्ट को मैं डॉट से शो कर दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ A, B, C इनटू HCF ऑफ A, B, C अपॉन HCF ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ B, C देन प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ C, A। दिस इज द वैल्यू ऑफ LCM कि हम LCM हम कैसे फाइंड करेंगे 3 नंबर्स का ना। सिमिलरली हम क्या कहते हैं HCF के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो HCF ऑफ 3 नंबर्स A1, A, B, C के लिए हम लिख सकते हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ A, B, C इंटू LCM ऑफ A, B एंड C अपॉन LCM of A and B into LCM of B, C and LCM of C, A. Now this is the universal formula which is used to find out the LCM and HCF. Clear? ना कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ना दिस इज ओनली वैलिड फॉर 3 नंबर्स, अगर 3 नंबर्स हैं तब आप यूज करेंगे इस फॉर्मूला, दैट इज वैलिड फॉर 3 नंबर्स। इससे पहले वाले जो मैंने फॉर्मूला लिखाए थे, दिस इज वैलिड फॉर दिस वन इज वैलिड फॉर 2 नंबर्स। याद रखिएगा, दोनों को मिंगल मत करिएगा, दोज आर डिफरेंट फॉर्मूलाज। ना एक और क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें फाइंड करना है HCF बिटवीन 306 एंड 657 के बीच में, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड दी LCM। ना HCF LCM के लिए मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो मुझे फैक्टर सबसे पहले किसके निकालने पड़ेंगे? 306 के। फैक्टर निकालने आपने पहले भी 8th क्लास या 9th क्लास में सीखा होगा। देखते हैं फैक्टर कैसे निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर ट्री बनाना पड़ता है। सबसे पहले चेक करेंगे सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से जो आप ये डिविजिबल हो सकता है। देखेंगे 2 से आप डिविजिबल है, हाँ ये 2 से डिविजिबल है, तो एक बार देखते हैं 2 से किससे जाएगा? 2 1 जा 2, आपका 1 कैरी हो जाएगा 10, 5 2 जा 10 और आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। ना फर्दर देखते हैं 2 से जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, 3 से एक बार चेक करते हैं, तो आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यानी 3 से डिविजिबल है, तो 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 1 आपका 51 इज दी प्राइम फैक्टर्स है। ना इसका अगर देखें तो 306 इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 3 एंड 51। ना सिमिलरली हमें फाइंड करना पड़ेगा 657 का। ना 657 देखें तो एक बार 2 से नहीं जाएगा, 3 के लिए एक बार देखते हैं 6 and 5 11 11 और 7 18, यानी आपका 3 से डिविजिबल है, तो 3 से एक बार डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, आपका 2 कैरी गया 7 एंड 27 आपका, तो 9 3 जा 27। क्लियर? ना एक बार देखिए 2 से भी ये भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 को यहाँ से डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21 एंड दिस विल 73। ना 73 इज ऑल्सो अ प्राइम फैक्टर्स, यानी ये प्राइम है खुद ही, तो इसीलिए फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम लिख सकते हैं दैट इज 657 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 73। तो इन दोनों नंबर्स में हमें क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना होगा। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी जो ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा प्राइम जो कहते हैं दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इसमें देखिए 3 यहाँ पे भी कॉमन है और 3 यहाँ पे भी कॉमन है। अगर कॉमन है तो कॉमन कितना है? सिर्फ 3 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 3 का पावर 1 है और यहाँ 3 का पावर ट्वाइस है, यानी सिर्फ 1 3 कॉमन है, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 होगा। ना ही 2 इसमें है, ना ही 73 इसमें है, ना ही 51 इसमें है, यह कोई भी कॉमन नहीं है।
अगर एलसीएम फाइंड करना होगा तो मैंने बताया था एलसीएम में क्या करते हैं, जितने भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर हमें लेने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 का क्या है, वो 0 है, तो हम यहाँ पे 2 टू पावर 1 कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे 3 में देखेंगे तो 3 में देखेंगे आपको यहाँ पे 3 टू पावर 1 है या 3 टू पावर 2 है। हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होगा आपका पावर, वो होगा 3 टू पावर स्क्वायर होगा ना। यहाँ पे 51 है और यहाँ पे 51 नहीं है, तो मैं यहाँ पे 51 ले सकता हूँ और यहाँ पे 73 भी कंसिडर करेंगे। इनका प्रोडक्ट जो भी आप फाइंड करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। एक बार मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। ये क्वेश्चन जो आपके पिछले साल या इसी साल जो है सीबीएसई 220 में पूछा गया है ना। ऐसे नंबर्स हैं तो हम इजीली फैक्टर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर सबसे पहले 150 के फाइंड करते हैं। तो 150 का अगर देखें तो ये 15 इंटू 10 है। क्लियर, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब हमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स है असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखने हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। देखिए 2 बार 5 आ रहा है तो 5 टू पावर 2 लिखेंगे, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 150 का। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट दी 200 फैक्टर्स। 200 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको यहाँ से दिखेगा 20 इंटू 10 है। 20 आपके कैसे आएंगे, 5 इंटू 4 आएगा, ठीक है, एंड 5 इंटू 2 को 10 को लिख सकते हैं। क्लियर ना। अगर ध्यान से देखें तो ये जो 2 है इसे 2 स्क्वायर को टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ ना। देखेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टू पावर 3 आ जाएगा ना। उसके बाद जो अगला जो नंबर है यहाँ पे 5 है, 5 2 बार है, तो मैं इसे 5 टू पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। आपके पास दो यहाँ पे आ गए 150 के फैक्टर और 200 फैक्टर्स। आपको यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, तो मैंने बताया था एलसीएम में जब भी हम फाइंड करते हैं जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स है उनके हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 टू पावर 1 है और यहाँ पे 2 टू पावर 3 है। दोनों में हाईएस्ट फैक्टर 2 टू पावर के कितने हैं, 2 टू पावर 3 होगा, यानी 2 टू पावर 3 मैं इसे ले सकता हूँ। यहाँ देखिए 3 का फैक्टर 1 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, पर है 3 टू पावर 0 यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो मुझे लेना पड़ेगा हाईएस्ट फैक्टर 3 का क्या है, 3 टू पावर 1 है ना। 5 क्या देखें, यहाँ 5 टू पावर 2 है और यहाँ 5 टू पावर 2 यहाँ पे भी, दोनों में कॉमन है, तो मैं 5 टू पावर 2 लिख सकता हूँ। इनको मल्टीप्लाई करें, देखिए तो अगर देखें यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अगर 2 बार लेने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 इंटू 2 एंड 5 इंटू 2 10 2 टाइम्स आ जाएगा ना। एक बार और 2 बच रहा है और एक बार 3 बच रहा है, तो यहाँ पे देखिए इनका प्रोडक्ट 6 आएगा और ये आपका 600, तो इसका आंसर है 600 एलसीएम। क्लियर ना। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। थैंक यू।